हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 सितंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के है। पिगेसस स्पाईवेयर इजराइल की एक कंपनी एनएसओ के द्वारा बनाया गया। बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसका यूज़ किया अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने आरोप किया, ये क्लेम किया कि अदर कंट्रीज़ में मैनी कंट्रीज़ जिन्होंने इसको यूज़ किया अपनी सेफ्टी के लिए, उन्होंने एमिनेट पर्सन्स की जो प्राइवेसी है उसको ब्रीच करने के लिए भी इस स्पाईवेयर का यूज़ किया। ओके, इसी को लेकर के हमारे सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग चल रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी आरोप लगाए बहुत सारे एमिनेंट पर्सन्स ने कि उनकी प्राइवेसी को एक तरीके से ब्रीच करने की कोशिश की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्पाईवेयर को, इस पिगेसस स्पाईवेयर का यूज़ करके। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था कि आप अपना एफिडेविट फाइल कीजिए, डिटेल्ड एफिडेविट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है वो प्रेजेंट हुए और उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जो है वो अपना डिटेल्ड एफिडेविट स्पाइंग चार्जेस के ऊपर अपना डिटेल्ड एफिडेविट फाइल नहीं करेगी। उन्होंने बोला कि अगर गवर्नमेंट इस तरीके से जो अपने पर्सनल पॉइंट्स को लेकर के ओपनली डिस्कशन अगर किया जाएगा तो कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसको एक तरीके से हानि पहुंच सकती है। बहुत सारे टेररिज्म जो ग्रुप हैं वो इस चीज़ को एक क्लियरली ये जो केस चल रहा है ना इसको व्यू कर रहे हैं। इसमें जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी पॉइंट्स देखे जाएंगे, उनको लेकर के हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को हानि पहुंचाई जा सकती है। हालांकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि हम डिटेल्ड एफिडेविट फाइल नहीं करेंगे, लेकिन हम एक कमेटी बना सकते हैं। उस कमेटी, वो जो कमेटी है वो जांच करेगी और ये जो कमेटी है ना उसमें इंडिपेंडेंट पर्सन्स होंगी, उनका गवर्नमेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि वो पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के अपने जो इंटरिम ऑर्डर्स हैं वो जल्द ही पास करें कि इसके ऊपर किस तरीके से डिस्कशन होगा। अब वो एमिनेंट पर्सन्स जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाए और वो इन पिगेसस स्पाईवेयर के ऊपर जो इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने उनका यूज़ किया है वो उसकी जांच करें। ओके, मतलब एक जुडिशियल कमेटी की मांग की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर देखिए मिस्टर यूएस स्पेशल एनवॉय जॉन कैरी इंडिया की विजिट पर उन्होंने हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के साथ में मीटिंग की और स्पेशली फोकस किया गया रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया था कि 2030 तक हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी अपने यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम तक देखें तो 2021-22 तक ही इंडिया ने 476 गीगावाट को प्रोजेक्ट पावर कैपेसिटी है उसको इंस्टॉल कर दिया है और ये एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि 2030 तक हम 817 गीगावाट तक अपने आप को इंक्रीज कर लेंगे। तो एक तरीके से जो एनर्जी का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है उसमें इंडिया अपने आप को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रहा है। इसी में जो यूएस है वो पार्टिसिपेशन करना चाहता है इंडिया के साथ में कि 2030 तक 450 गीगावाट में जो यूएस है वो इंडिया की हेल्प करेगा। इंडिया और यूएस जो हैं उन्होंने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया। यहाँ पर देखिए, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग। ये जो है दिस वाज वन ऑफ द मेन ट्रैक्स ऑफ द यूएस इंडिया एजेंडा 2030 पार्टनरशिप दैट प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड एट द लीडर समिट ऑन क्लाइमेट इन अप्रैल 2021। अब ये जो है इंडिया और यूएस का जो कोलेब्रेशन है वो मेनली 3 पिलर्स के ऊपर होगा। जो अब ये 3 पिलर्स कौन कौन से होंगे? फर्स्ट पिलर की अगर हम बात करें, यहाँ देखिए, फर्स्ट जो पिलर होगा वो क्लाइमेट एक्शन पिलर होगा which would have joint proposal looking at ways in emission could be reduced in the next decade। मतलब आने वाले नेक्स्ट डेकेड में हम अपने एमिशन को कैसे कम करें उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। एक में सेकंड पिलर में ये सेट किया जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री हर एरिया में 450 गीगावाट तक हम अचीव कर पाएँ। और जो फाइनल पिलर होगा वो फाइनेंस पिलर होगा कि मतलब पैसा कहाँ से आएगा। तो इसमें बोला गया है कि कोलैबोरेटिंग ऑन अट्रैक्टिंग फाइनेंस टू डिप्लॉय
450 gigawatt of renewable energy and demonstrate at a scale clean energy technologies. Okay, 6 banks in the US, Mr. Kerry said, have already committed to investing $4.5 trillion in the next decade towards clean energy. Means क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है, जो उसकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हर एरिया में देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी हमने ग्रीस, टर्की वाले एरिया में वाइल्ड फायर देखी, बहुत सारे एरियाज़ जहाँ पर हमने हीट वेव्स देखी यूएस के। इसके अलावा एक्सट्रीम रेनी सीजन हम देख रहे हैं हमारे इंडिया में। ये सारे जो वेदर इवेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को मिल रहे हैं। तो हमें फोकस करना चाहिए, जो भी हमने टारगेट्स लिए हर कंट्री ने, उनको कंप्लीट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन्फ्लेशन रेट को लेकर के है। अगर कंपैरिजन किया जाए जुलाई 2021 से, तो अगस्त 2021 में जो इन्फ्लेशन है वो 5.3% ही आ गया है। जुलाई में 5.6% था। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मई और जून का अगर हम डाटा देखें तो उस टाइम जो है वो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आगे निकल गई थी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, आईआईटी दिल्ली ने पहली बार यूजी कोर्स के लिए उन्होंने बी डिज़ाइन कोर्स स्टार्ट किया है। मतलब जो नॉन साइंस स्ट्रीम यूजी कोर्स के लिए आईआईटी दिल्ली ने स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यह देखिए, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखो जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो चाहती है कि पोल्यूशन लेवल इस बार विंटर में दिल्ली को बिल्कुल भी इफेक्ट ना करे। उसकी तरफ से जो दिल्ली सरकार है उसकी तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव लाई जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि स्मोक टावर दिल्ली में 2 स्मोक टावर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो दिल्ली सरकार है वो रीजनल जो स्टेट हैं उनके साथ में भी डिस्कशन कर रही है कि आपके यहाँ पर जो स्टबल बर्निंग होता है उसकी वजह से कोई भी परेशानी ना हो। तो दिल्ली के जो सीएम हैं उन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर डायरेक्ट वर्क करे और वो स्टेट को डायरेक्ट बोले कि आप अपने यहाँ पर स्टेबल बर्निंग के लिए बायोडिकम्पोजर का यूज़ कीजिए। लास्ट ईयर जो है वो दिल्ली सरकार ने पूसा के साथ में मिल करके इसको तैयार किया था और इसका यूज़ किया गया बहुत सारे विलेजेस में, तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले थे। ओके, तो इसी को लेकर के माना जा रहा है कि इसको, ये जो प्रॉब्लम है स्टेबल बर्निंग, जिसको आप पराली भी बोल सकते हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और सॉल्व तभी होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएगी। लास्ट ईयर जो भी हुआ, जो भी बायोडिकम्पोजर के तहत क्या रिजल्ट आए, इसकी स्टडी की गई थी WAPCOS के द्वारा। ये PSU है, जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ द सेंटर की जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है ना, उसकी एक PSU के रूप में काम करती है। उन्होंने इस बायोडिकम्पोजर से क्या रिजल्ट निकल करके आए उसका ऑडिट किया था, और जब ऑडिट के दौरान उन्होंने ये माना कि 15 विलेज में, 4 डिस्ट्रिक्ट के 15 विलेजेस में 79 फार्मर्स का सर्वे किया गया, और उन्होंने बोला कि इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद में जो फार्मर्स थे वो काफ़ी खुश थे, क्योंकि इसकी वजह से पहले क्या होता था कि ये जो स्टबल है ना, इसको जब जलाया जाता था, जलाए जाने के बाद में भी इसमें जो डिकम्पोज होता था वो टाइम लेता था 40 से 50 डेज़ के अंदर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये जो स्टबल है वो 15 to 20 डेज़ में ही डिकम्पोज हो रहा है, जिसकी वजह से पहले सोइल को 6 to 7 टाइम्स प्लो करने की ज़रूरत होती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वंस और ट्वाइस ही प्लो करने की आवश्यकता है। इससे क्या होगा, एक तो जो को देखो टाइम जो कंज्यूम होता था बहुत ज़्यादा वो सेव होगा, दूसरा आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो करना पड़ता था अपनी दोबारा से अपनी सॉइल को तैयार करने के लिए, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट है जो बहुत ज़्यादा कम होगा। ओके, अभी इस बायोडिकम्पोजर में क्या यूज़ किया जा रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, बैक्टीरियल एंड फंगल कंटेंट इन द सोइल इंक्रीज्ड आफ्टर यूजिंग द बायोडिकम्पोजर एंड द स्टबल एसेंशियली एंडेड अप बिकमिंग ए मैन्योर फॉर द सोइल। मतलब पहले इसको जला दिया जाता था, लेकिन बायोडिकम्पोज के तहत ये जो स्टबल है वो एक तरीके से फर्टिलाइजर का काम करेगा सोइल के लिए। प्रॉब्लम क्या थी कि 2 सीजन के बीच में
रबी और खरीफ के बीच में जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम होता है। इसकी वजह से ही जो फार्मर्स ये चाहते हैं कि फटाफट उनकी जो सॉइल है, उनके जो फार्म है वो तैयार हुए नेक्स्ट एग्रीकल्चर के लिए, और इसीलिए वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जल्दी से जल्दी इसको जला करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। तो देखो, जब एक इशू क्रिएट होता है तो उसकी वजह से बहुत सारे लास्ट में रिजल्ट देखने को मिलते हैं और सारे एक दूसरे से जॉइंट में होते हैं। तो इस तरीके से जब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं तो काफ़ी उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो दिल्ली सरकार है वो 50,000 तक का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी, और जिनके घर में भी ये सुविधा होगी उनको 10% तक वाटर बिल्स के ऊपर रिबेट दिया जाएगा। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे जो हाउस होल्ड्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव बहुत शानदार दिया जाएगा तभी तो जाकर के जो हाउस होल्ड अपने जो घर है उसमें स्टोर करेंगे ना। ओके, तो एक तो उनको महत्व जो इम्पोर्टेंस है वाटर की वो समझाई जानी चाहिए, मतलब अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है, और दूसरा गवर्नमेंट उनके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लेकर के आ रही है वो भी उनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनसे बोला है कि आपने कोविड-19 इम्यूनाइजेशन को लेकर के एक एफिडेविट फाइल किया, लेकिन उसमें आपने मेंटली इल और जो होमलेस पीपल है उसके ऊपर आपने ज़्यादा कुछ फोकस नहीं किया। अब उनके लिए आप क्या करने वाले हो, उनको वैक्सीनेशन कैसे दोगे? क्योंकि देखो, जो मेंटली इल है और होमलेस पीपल हैं वो एक जो मीडिएटर सुपर स्प्रेडर का मीडिएटर के रूप में काम कर सकते हैं कोविड-19 के लिए। तो वर्क क्या करना है कि इन लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन है वो गवर्नमेंट इसको डिसाइड करे कि किस तरीके से इनके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, ये देखिए, देखो यूएस ओपन हुआ और यूएस ओपन में जो मेन सिंगल्स में जो विनर निकल करके आए और जो यहाँ पर वीमेन सिंगल में विनर निकल के आए हैं वो एक तरीके से जो लीडर थे, मतलब जो पहले से ग्रैंड स्लैम जीतते आ रहे हैं उनको उन्होंने साइड किया, उनको प्लेस करके ये जो यूएस ओपन है उन्होंने अपने नाम किया है। तो मैन सिंगल में है, उनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए, डेनियल मेदवेदेव। इसके अलावा यहाँ पर जो विमेन में है एम्मा राडुकानु, ये ब्रिटिश प्लेयर हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, ये जो एडिटोरियल पेज पर जो आर्टिकल आया है ना वो एजुकेशन से रिलेटेड है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है, हम कंक्लूजन में इंपॉर्टेंट जो इसमें लाइंस हैं वो इसमें ये फोकस किया गया है कि देखो, बहुत लंबे टाइम के बाद में दोबारा से जो स्कूल्स हैं वो हर जगह हर स्टेट में ओपन हो रही हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि टीचर्स फोकस करेंगे जहाँ पर उन्होंने ख़त्म किया है। कहाँ ख़त्म किया है? जहाँ पर उन्होंने ऑनलाइन क्लासेज में ख़त्म किया है। लेकिन बहुत सारे स्टडीज़, बहुत सारे रिसर्च ऐसे सामने आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि जितना गैप दिया गया है, जितना गैप ये एजुकेशन में आया है ना, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है स्टूडेंट्स के बीच में। मेजर प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा सही नहीं थी कि उनके पास गैजेट्स हों, और अगर गैजेट्स भी हैं तो जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो भी सही नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी ऑनलाइन क्लासेज को ढंग से अटेंड नहीं किया। इसलिए जो टीचर्स हैं उनको सिर्फ अपने सिलेबस कंप्लीट करवाने के बजाय इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि स्टूडेंट की जो लेवल है वो प्रेजेंट टाइम में कहाँ है। पहले टेस्ट होना चाहिए, उनका प्रेजेंट टाइम का जो लेवल है उसका पता लगाया जाना चाहिए, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो स्टडी है वो होनी चाहिए। तभी जा कर के हम जो एक गैप क्रिएट हुआ है 1.5 ईयर्स में, उस गैप को फिल कर पाएंगे। नहीं, अगर वो गैप हम फिल नहीं कर पाए तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट, स्पेशली इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी सही नहीं है, और जब एजुकेशन में गैप आएगा वो अपने कंपटीटर, जो भी उनके कंपटीटर हैं, उनसे इक्वलिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो एजुकेशन में जो ड्रॉप आउट जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है आने वाले समय में। तो इस गैप को हमें फिल करने की आवश्यकता है। जो टीचर्स हैं वो अपनी तरफ से कुछ भी इनिशिएटिव लेकर के आ सकते हैं। ओके, तो ये अच्छा आर्टिकल है, इसमें एजुकेशन को लेकर के क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होने चाहिए, किस तरीके से हम एजुकेशन को दोबारा से
जो एक ट्रैक है उस पर लेकर के आ सकते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को इसमें बताया गया है और उसके सॉल्यूशन देने की भी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यह देखिए, देखो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल को उन्होंने ओथ ले ली है। वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने उनको ओथ दिलवा दी है। आर्टिकल 164 में ये बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो गवर्नर है वो सीएम को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि बहुत सारे एनजीओ जो क्लाइमेट चेंज, चाइल्ड लेबर, इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करते हैं, उनसे अगर फंडिंग इंडिया में आती है तो उनको कर्व किया जाए। आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें उन्होंने बोला है कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन एंटिटीज मतलब संगठन, उनको पीआरसी लिस्ट में प्लेस किया जाएगा फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशंस एट पर द यूनियन होम मिनिस्ट्री। यूनियन होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग एफसीआरए जो एक्ट है उसके तहत इनको उस लिस्ट में डाला जाएगा। मतलब इनसे जो भी पैसा आता है उसकी पहले जांच होगी कि वो जो मनी है वो कहाँ पर इन्वेस्ट होने वाला है और उस मनी को अपने सर्विलेंस के अंडर ही फिर दिया जा सकेगा। 5 साल पहले जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन पीस का रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया था फॉरेन फंड्स रिसीव करने के लिए, और अब प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ने 10 अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन एनजीओ को डील करते हैं। ये एनजीओ एनवायरमेंटल, क्लाइमेट चेंज एंड चाइल्ड लेबर इश्यूज के साथ में उनको एक तरीके से जो फंडिंग है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। मेजर प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट को ये लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी जो कंट्री है उनका एक तरीके से इन एनजीओ के द्वारा क्रिटिसिज्म किया जाता है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमारा जो इंडिया है वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत जो भी एनर्जी ट्रांजिशन है, इसके अलावा नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, इन पॉइंट्स के ऊपर इंटेंसली हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो एनजीओ है, एनवायरमेंटल एनजीओ है, वो इंटरनेशनल कमिटमेंट ऑन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें 2017 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जारी हुआ। इसमें इंडिया को 167 कंट्रीज़ में 53 रैंक दी गई और इसमें बोला गया कि इंडिया में अभी भी मॉडर्न स्लेवरी प्रेवलेंट है। तो इंडिया में ये बोला गया कि जो कंट्री है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन फोर्स्ड लेबर अकॉर्डिंग टू ए रिप्लाई इन ए पार्लियामेंट, कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा फोर्स्ड लेबर है, इसकी वजह से मॉडर्न स्लेवरी इंडिया में बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो ये जो इंडेक्स पब्लिश हुआ ना, इस इंडेक्स को ऑस्ट्रेलियन वॉक फ्री फाउंडेशन ने पब्लिश किया था और ये जो एनजीओ है वो एक तरीके से इस एरिया में काम करने की कोशिश करता है। लेकिन इसकी जो फाउंडिंग एजेंसी है मिंडेरू, उसके ऊपर ईमेल लिखे गए। उन्होंने बोला कि आपने किस आधार के ऊपर ये इंडिया को रैंकिंग दी है, इसके बारे में आप क्लियर तो कीजिए ना। तो इस तरीके से जो एनजीओ वर्क करते हैं उसके ऊपर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनको कुछ कंसर्न है और इसी के आधार पर 2016 से 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने एफसीआरए लाइसेंस 6600 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस को कैंसिल कर दिया और 264 को सस्पेंड कर दिया। ओके, तो ये मेजर प्रॉब्लम है। एक यूके बेस्ड एनजीओ कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव है, उसको लेकर के भी गवर्नमेंट ने उसका एफसीआरए लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया था and won temporary relief in the Delhi High Court in allowing it to access 25% of its funds. Okay? तो इस तरीके से जो भी एनजीओ जिनको फंडिंग दी जाती है अदर कंट्रीज से और फंडिंग देने के बाद में यहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट जो है उसका क्रिटिसिज्म, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। एनजीओ को लेकर के मेजर कंसर्न तो पहले से उठ रहा है कि जो एनजीओ है जिन पॉइंट्स के लिए वर्क करते हैं वहाँ पर वर्क ना करके वो अदर एरियाज़ में भी इन एनजीओ का गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है। जैसे एक तरीके से जो रिलीजन कन्वर्जन में भी इनका एक मेन रोल माना जाता है। ओके, इसके अलावा हम देखें कि हमारे यहाँ पर जो कोल है उसका यूज़ किया जाता है। अब ये जो एनजीओ, जो फॉरेन एनजीओ हैं, उनकी हर कंट्री में कोल का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इंडिया के ऊपर आकर के वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेजर इशू था, इसी को लेकर के जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स उठाए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर देखिए,
एक स्टडी पब्लिश हुई और इस स्टडी में ये बोला गया है कि देखो बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बूस्टर शॉट्स दिए जा रहे हैं, मतलब वैक्सीन की 2 डोज देगी। उसके बाद में ये बोला गया कि जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो रही है, इसकी वजह से बूस्टर शॉट दिया जा रहा है। लेकिन इस स्टडी में सामने आया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में बूस्टर शॉट देने की आवश्यकता नहीं है। एक तो इस बूस्टर शॉट देने से क्या हो रहा है कि कोई भी इम्यूनिटी के ऊपर ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं गिर रहा। दूसरी बात ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ और जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में वैक्सीन का जो गैप है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। अगर ये जो डोज है उन कंट्रीज़, पुअर कंट्रीज़ में पहुंचाई जाए तो वहाँ पर जो लोग हैं, पीपल हैं, उनको ईजीली वैक्सीनेशन प्रोवाइड हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, फॉरेन पेज से है और यहाँ पर तालिबान को लेकर की जो यूएन ऑफिशियल है उन्होंने बोला है कि तालिबान ने अपने प्रोमिसेस जो उन्होंने किए थे कि 1996 से 2001 के बीच में जो उन्होंने वीमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स को वायलेट करने की कोशिश की है, उनको अब वो ऐसा नहीं करेंगे और स्टडी में पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज करेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी उन्होंने अपनी कैबिनेट में जो वीमेन हैं उनको पार्टिसिपेशन तक नहीं दिया। वो ही लोग जो पहले 1996 से 2001 तक वहाँ पर गवर्नमेंट जो रेजीम चल रहा था उसके मेंबर थे, ज़्यादातर वो ही लोग इस टाइम भी शामिल हुए हैं। तो उनसे कैसे आशा की जा सकती है कि वीमेन के जो राइट्स हैं उनको सेव करने के लिए वो वर्क करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, वर्ल्ड बैंक की एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है। उसमें ये माना गया है कि जल्द ही क्लाइमेट चेंज की वजह से 216 मिलियन पीपल जो हैं वो माइग्रेट करेंगे। ओके, क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले 3 डेकेड्स में 200 मिलियन जो पीपल हैं वो एक जगह अपने घर छोड़ करके दूसरे एरिया में जाएंगे, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो गैप जो है वो ब्रिज वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा देखो, ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट जो है उसका सेकंड पार्ट मंडे को पब्लिश हुआ और इसमें बोला गया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, वाटर स्केर्सिटी की वजह से, डिक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी, राइजिंग सी लेवल, ये सारी प्रॉब्लम, मतलब क्लाइमेट चेंज के ये सारे इफेक्ट आएंगे। वाटर स्केर्सिटी हो जाएगी, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसी की वजह से जो माइग्रेशन है वो इंक्रीज होगा। अब सबसे ज़्यादा अगर हम देखें कि कौन सा एरिया जो है वो मोस्ट वनरेबल होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो सब सहारन जो रीजन है वर्ल्ड के सिनेरियो में अगर हम देखें तो सब सहारन रीजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो माइग्रेशन है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जो डेजर्टिफिकेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। फ्रेजाइल कोस्ट लाइन्स एंड पॉपुलेशन डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर वुड सी द मोस्ट माइग्रेंट विद अप टू 86 मिलियन पीपल मूविंग विद नेशनल बॉर्डर्स। ओके, नॉर्थ अफ्रीका जो है, जहाँ पर आप देखिए ट्यूनीशिया, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री जो है ट्यूनीशिया, वहाँ पर वाटर स्केर्सिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, अल्जीरिया, वेस्टर्न एंड सर्दर्न मोरक्को, सेंट्रल एटलस फुटहिल्स, इन सारे एरिया में वाटर स्केर्सिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश जो है वो फ्लड, क्रॉप फेलियर सबसे ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट करेगा। इसके अलावा accounting for almost half of the predicted climate migrants with 19.9 million people, including an increasing number of women moving by 2050 under the pessimistic scenario। तो एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को मिलेगा। ये मेजर इशू है, तो इससे पहले इस तरीके के क्राइसिस आने लगे उससे पहले ही जो सारे एक्टिविस्ट हैं, सारी गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट हैं वो उनके ऑफिशियल्स मिल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से जो माइग्रेशन एक मेजर इशू देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, जब एक एरिया से जो पीपल हैं, पॉपुलेशन माइग्रेट होकर के अदर एरिया में जाएगी तो वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में यही तो देखने को मिल रहा है ना इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में अदर कंट्री से, जैसे म्यांमार से देख लीजिए, बांग्लादेश से देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में लोग आ रहे हैं और इसी को लेकर के 1970-80 की तरह समय से ही वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था और प्रोटेस्ट होने की वजह से 1985 में असम अकॉर्ड हुआ था कि जो विदेशी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं उनको रोका जाए, क्योंकि उसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, उनमें पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो जाएगा। पहले जो रिसोर्सेज 10 लोगों के लिए मौजूद थे, माइग्रेशन के बाद में वो ही रिसोर्सेज
50 लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। इससे क्या होगा, जो कंपटीशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।